सबसे पहले खबर आपको हल्द्वानी से बता दें, जहां पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल मारपीट का ये वीडियो है। इस वीडियो में कुछ लोग एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दिए। बताया ये जा रहा है कि आधे घंटे के भीतर 2 बार कई युवकों ने शराब की दुकान पर धावा बोला। युवकों ने दुकान के भीतर घुसकर दुकान मालिक के भाई के साथ मारपीट की है और मारपीट के बाद जब हमलावर भाग रहे थे तब दुकान पर काम करने वाले सेल्समैन ने एक हमलावर को पकड़ लिया, जिसे पुलिस के हवाले किया गया। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक हमलावर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सेल्समैन के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद दुकान के अंदर दाखिल होकर दबंगों ने मारपीट की। सेल्समैन से एक हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। शराब की दुकान के अंदर पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए कुछ लोग किस तरीके से सेल्समैन को पीट रहे हैं। किसी बात को लेकर इनका विवाद हुआ था और उसके बाद सेल्समैन को जमकर पीटा गया। हालांकि बाद में एक हमलावर को पुलिस के हवाले किया गया है और पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कौन थे ये लोग, किस बात को लेकर इन्होंने मारपीट शुरू की, अब पुलिस इसकी जानकारी जुटा रही है। तस्वीरें आप हल्द्वानी से देख रहे हैं। शराब की दुकान के अंदर मारपीट की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हालांकि एक हमलावर को पकड़ा गया है और अब उसी से पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर विवाद किस बात को लेकर हुआ था। और अब खबर रुद्रपुर से है, जहां रुद्रपुर में पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। विजिलेंस टीम ने पटवारी को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दाखिल खारिज के नाम पर मांगी गई थी रिश्वत। 15,000 रुपए रिश्वत की कर रहा था मांग और रिश्वत के 9,000 रुपए के साथ उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। विजिलेंस टीम ने पटवारी को गिरफ्तार किया है। पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। 9,000 रुपए रिश्वत के साथ इसकी गिरफ्तारी हो पाई है। 15,000 रुपए रिश्वत की मांग ये कर रहा था लगातार। 9,000 रुपए रिश्वत के साथ इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल दाखिल खारिज के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा था और विजिलेंस की टीम को इस बात की सूचना दी गई थी और विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों पटवारी को गिरफ्तार किया। और इस बीच आपको रुड़की से बड़ी खबर दे दें। रुड़की में मामूली विवाद में 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान मारपीट हुई, साथ साथ फायरिंग की भी तस्वीरें सामने आई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बताया ये जा रहा है कि किराएदार और मकान मालिक के बीच केबल को लेकर विवाद हो गया था और इसी में पहले मारपीट हुई और फिर फायरिंग हो गई। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केबल को लेकर ये विवाद हुआ था किराएदार और मकान मालिक के बीच और उसके बाद ये बात इतनी बढ़ गई कि पहले तो मारपीट हुई, पत्थर चलाए गए और उसके बाद फायरिंग की तस्वीरें भी सामने आई हैं। रुड़की से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रुड़की की तस्वीरें हैं, सीसीटीवी फुटेज जो अब सामने है, उसी के आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। देखिए किस तरीके से लोग भागे हुए आते हैं और हमला करने लगते हैं। और इस बीच आपको एक बड़ी और अहम जानकारी दे दे। दिल्ली में आज होगी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक, जिसमें अलग अलग राज्यों के राजनीतिक मुद्दों पर पीएम मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम धामी उत्तराखंड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले एजेंडे के बारे में पीएम मोदी को जानकारी देंगे। 25 जुलाई तक सीएम धामी दिल्ली में होंगे। उत्तराखंड के अलग अलग महत्वपूर्ण मामलों को लेकर केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात करेंगे सीएम धामी। और देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक है। इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद होंगे और 2024 के लिए रणनीति क्या होगी, उत्तराखंड के विकास के लिए क्या रोड मैप रहने वाला है, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। रवि केंतुरा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक है। किन विषयों पर चर्चा होगी, कब तक वो पहुंचेंगे, क्या अपडेट है? बिल्कुल जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि आज जो भी बीजेपी शासित राज्य हैं उसके तमाम मुख्यमंत्री हों या फिर उप मुख्यमंत्री हों, उनकी बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। तो आज प्रधानमंत्री की इस पाठशाला में तमाम मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं और उत्तराखंड से अगर बात की जाए तो पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में बुलाए गए हैं, मौजूद रहेंगे। ऐसे में अगर उत्तराखंड के लिहाज से बात की जाए तो ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण भी है क्योंकि मुख्यमंत्री उत्तराखंड के तमाम ऐसे एजेंडे जिन पर यहाँ पर काम किया जा रहा है उनको आज प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे और इसकी फीडबैक भी देंगे। चाहे केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की बात हो, बद्रीनाथ मास्टर
मास्टर प्लान की बात हो या फिर इस वक्त चल रही चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए और ज़्यादा सहूलियत किस तरीके से हो सकती है और केंद्र के द्वारा क्या उस पर मदद मिल सकती है। अभी अगर देखें तो मानसून सीजन चरम पर है, ऐसे में आपदा के लिहाज से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील है। इसको लेकर भी बातचीत होगी क्योंकि आपदा को लेकर चाहे बजट की स्थिति की बात करें या फिर हमेशा ही केंद्र की ओर से मदद मिलती रही है, ऐसे में किस तरीके से स्थितियां बनती हैं उसमें किस तरीके से केंद्र से मदद मांगी जा सकती है, इन तमाम विषयों पर भी चर्चा होगी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहेगा क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद होंगे। तो कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अगले साल जो है चुनाव होने हैं, लेकिन उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसको लेकर महत्वपूर्ण बातचीत इस बैठक में हो सकती है। किस तरीके से तैयारियां रहेंगी क्योंकि भाजपा की अगर बात की जाए तो हमेशा एक चुनावी मोड में रहती है और जैसे एक चुनाव खत्म हुआ, अब 2024 जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें किस तरीके की रणनीति रहेगी, कैसे पार्टी को मजबूती मिल सके। इस वक्त अगर बात करें तो 5 सीटें भाजपा के खाते में हैं, तो इसी स्थिति को बरकरार बनाए रखने के लिए किस तरीके से आगे पार्टी संगठन पूरे तौर पर काम कर सकता है, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी और प्रधानमंत्री जीत का मंत्र भी देंगे। तो एक यही आज जो है बड़ा महत्वपूर्ण है कि पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के तमाम जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री को अवगत भी कराएंगे और साथ ही साथ केंद्र और राज्य का किस तरीके से आपसी समन्वय हो और तमाम जो भी मदद केंद्र से मिल सके वो कैसे मिले उत्तराखंड के लिहाज से, उन तमाम विषयों को भी इस बैठक में रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, देहरादून से आपको बड़ी खबर दे दे। भाजपा ने बूथ तक बनाई है कमेटियां। उत्तराखंड के हर घर में तिरंगा फहराने के लिए कमेटी तैयार कर दी गई है। पार्टी ने 25 लाख घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य तय किया है और प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के नेतृत्व में 8 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। 5-5 मंडल और बूथ स्तर पर 3-3 सदस्यीय कमेटियां तैयार की गई हैं और आपको बताएं कि भाजपा ने बूथ तक कमेटियां बना दी हैं। पार्टी ने 25 लाख घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है, इसी के लिए ये तैयारी की गई है। प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के नेतृत्व में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। और अब खबर कर्णप्रयाग से है, जहां कर्णप्रयाग में बीती देर रात एक कार हादसे का शिकार हो गई। कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद कार सवारों को रेस्क्यू किया गया। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हादसे की। 100 मीटर गहरी खाई में कार जा गिरी। कार सवार 2 लोग जिनकी हालत गंभीर है और हॉस्पिटलाइज किया गया है। और अब बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री धाम में बिजली आपूर्ति ठप है। दरअसल बिजली व्यवस्था चरमराने से व्यापारी बेहद परेशान हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है और गंगा जल लेने के लिए बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं। बिजली व्यवस्था चरमराने से सबसे ज्यादा व्यापारियों को परेशानी हो रही है। इस वक्त बिजली आपूर्ति ठप है। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का हुजूम दिखाई दे रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच जब बिजली आपूर्ति नहीं है, बिजली ठप है, तो इससे सबसे ज्यादा परेशानी व्यापारियों को हो रही है। गंगोत्री धाम में बिजली आपूर्ति ठप है और इसकी वजह से व्यापारी बेहद परेशान है। और वहीं उत्तराखंड राज्य सिर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा हुआ है। बावजूद इसके मंत्रियों के विदेश दौरे जारी हैं। अब कृषि मंत्री गणेश जोशी 6 विधायकों के साथ विदेश की यात्रा पर जा रहे हैं और इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि कर्ज में प्रदेश और मंत्री चले विदेश। उत्तराखंड राज्य आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। खर्चों के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है, मगर सरकार के मंत्री सरकारी खर्च पर विदेश जाने की तैयारी में हैं। वो भी अकेले नहीं, बल्कि 6 विधायकों और अफसरों के साथ विदेश दौरे की तैयारी है। कृषि मंत्री गणेश जोशी 25 जुलाई को विदेश दौरे पर जा रहे हैं। सरकारी खर्च पर ही कृषि मंत्री गणेश जोशी के साथ 6 विधायक और कई अधिकारी विदेश की यात्रा करेंगे। इस दौरान ये पूरी टीम 4 देशों की यात्रा करेगी। इस यात्रा का मकसद विदेश की जैविक खेती के बारे में जानकारी जुटाना है। एक सामान्य प्रक्रिया है। एक जैविक में एक कंपनी के साथ, जर्मन कंपनी के साथ हमारा अनुबंध जर्मनी में होना है और हर वर्ष इसी माह एक पूरे वर्ल्ड के एग्रीकल्चर्स का एक मेला वहाँ पर लगता है, जिसमें सभी देशों के डेलीगेशंस वहाँ पर आते हैं और उसका अध्ययन करने के लिए
एक टीम हमारी, जिसमें हमारे 6 अन्य विधायक हैं और 5 अधिकारी हम लोग जा रहे हैं, और जो वहाँ पर सीखेंगे उसका यहाँ पर लाभ लेंगे। मगर जिस जैविक खेती को जानने की कोशिश हो रही है वो तो उत्तराखंड में पहले से ही होती आ रही है। अब सवाल यह है कि जो चीजें हिंदुस्तान में पहले ही उपलब्ध हैं, उनके लिए विदेश यात्रा की क्या जरूरत है? विपक्ष भी इसे लेकर सवाल उठा रहा है। इनकी कथनी और करनी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अब प्रदेश में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मितव्ययता बरतनी है। मितव्ययता कैसे बरतनी है? मंत्री आपके विदेश जा रहे हैं और उन कामों के लिए विदेश जाने जो उत्तराखंड में रह के हो सकते हैं। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में अगर कोई ज्ञान लेना है तो भैया गढ़वाल से और कुमाऊं से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ होगी? यहाँ तो 90% जो फार्मिंग है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, और आप उसके लिए जा रहे हैं विदेश। इसी प्रकार से आपके मंत्री चिकित्सा पद्धतियों को सीखने के लिए जा रहे हैं केरला। ठीक है, जाएं, लेकिन जब आप सरकारी छुट्टियां रद्द कर रहे हैं इसलिए कि पूरे प्रदेश के अंदर इस समय आपदा का वातावरण है, बारिशों के कारण आपदा आ रही है, आपने कर्मचारियों की तो छुट्टी रद्द कर दी और मिनिस्टर आपके घूमने जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। उत्तराखंड पर तकरीबन 80,000 करोड़ का कर्ज है। कर्मचारियों को सैलरी देने समेत दूसरे खर्चों के लिए सरकार को हर वित्तीय वर्ष में कर्ज लेना पड़ता है। बावजूद इसके मंत्रियों और अधिकारियों की विदेश यात्रा हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब उत्तराखंड में ही तमाम जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और यहीं पर कृषि को बेहतर तरीके से करने की योजना तैयार की जा रही है, तो उन गुरों को यहाँ पर भी सीखा जा सकता है। वहीं भारत देश में ही सिक्किम और लक्षद्वीप ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जैविक खेती बड़े स्तर पर की जाती है और देश के अग्रणी राज्य हैं, ये गुर वहाँ पर भी सीखे जाते हैं। लेकिन कृषि मंत्री गणेश जोशी को विदेश में ही जाना है, जिससे एक फिजूल खर्ची को बढ़ावा मिलेगा। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और खबर रुद्रप्रयाग से, जहां रुद्रप्रयाग में 15 घंटे के बाद खुला केदारनाथ हाईवे। मलबा आने की वजह से फाटा में बंद हो गया था केदारनाथ हाईवे। बारिश की वजह से पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो रहे हैं और हालांकि अब रास्ते को खोल दिया गया है। 15 घंटे के बाद केदारनाथ हाईवे खुल चुका है। और अब बात महाशिवरात्रि की करते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि करीब आते ही हरिद्वार में कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब तक करीब 2.25 करोड़ कांवड़िए पहुंच चुके हैं, अपने गंतव्य के लिए वो रवाना हो चुके हैं। हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं। अगले 2 दिन में शिव भक्तों की भीड़ और आपको दिखाई देगी। करीब 2.25 करोड़ के आसपास जो कांवड़िए हैं वो अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन अगले 2 दिनों तक ये संख्या आपको और ज्यादा दिखाई देगी। और वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ियों की आस्था की डुबकी लगाने के बाद गंगा जल लेकर अपने घरों की ओर रवाना हो गए हैं, और जहां वो शिवालयों पर जलाभिषेक करेंगे। हरिद्वार में इस बार 4 से 5 करोड़ कांवड़ियों के आने की उम्मीद है, और ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है। कांवड़ मेले के दूसरे चरण के साथ ही कांवड़ियों का हरिद्वार में प्रवेश होना शुरू हो गया है। कांवड़ियों के लिए बनाई गई पार्किंग भी अब गाड़ियों से खचाखच भरी हुई नजर आ रही है। यहां तक कि नेशनल हाईवे पर भी शिव भक्तों का केसरिया सैलाब उमड़ पड़ा है। जिधर देखो उधर सिर्फ भोले के भक्त नजर आ रहे हैं, और हर की पौड़ी से जल भरकर इन भक्तों की वापसी यात्रा भी शुरू हो गई है। कोई कांवड़ में जल भरकर शिवालय के लिए रवाना हो रहा है, तो किसी ने दौड़ लगा दी। धर्म नगरी में लाखों शिव भक्तों का रेला उमड़ पड़ा है। लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। हमारी पूरी फोर्स एकदम अलर्ट मोड में है। हर एक जगह हमारी फोर्स तैनात है, और जो डाक कांवड़ आ रही है उनको रोड पे लगाने नहीं दिया जा रहा। उनको कहा जा रहा है कि आप लोग साइड में लगाएं, जिससे कि हमारा हाईवे खाली रहे।
हाईवे खाली रहने से डाक कांवड़ को जाने में सहूलियत होगी और लगातार हमारी फोर्स मोबाइल भी है। इसके लिए कई टीम बनाई गई है जो यहाँ से लेके नारसन तक, हर की पैड़ी से लेके नारसन तक पूरे हर एक रूट को कवर किए हुए हैं। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से बंद पड़ी कांवड़ यात्रा में इस बार अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। शिवरात्रि पर जलाभिषेक का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, उसी के साथ आस्था का रंग और गहरा होता जा रहा है। क्या नहर पटरी और क्या हाईवे, चारों ओर भोले के जयकारों की गूंज है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिकोला की रिपोर्ट। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी पर बने जर्जर पुल से आवाजाही जारी है, मगर प्रशासन इस पुल की मरम्मत की जहमत नहीं उठा रहा। सवाल ये है कि क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार हो रहा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी पर बना ये मोटर पुल अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, मगर फिर भी इस जर्जर पुल से आवाजाही जारी है। पुल का निर्माण 1964 में करवाया गया था, मगर पुल से अब एक से ज्यादा वाहन गुजरने पर ये कांपने लगता है। 2013 की आपदा में भी पुल की बुनियाद कमजोर पड़ गई थी। बरसात के मौसम में तो लोग यहाँ से जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। हालांकि डीएम अब कह रहे हैं कि पुल का ट्रीटमेंट जल्द शुरू होगा। ब्रिज की जो एज है वो काफ़ी हो गई है और उसमें थोड़ी जर्जर स्थिति भी है, स्पेशली 2013 की आपदा के बाद। तो इसमें मैंने एनएच को तत्काल करंट जो ब्रिज है उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए बोला है और उसमें क्या इमीडिएट हम रिपेयरिंग कर सकते हैं वो, और जो दूसरा ब्रिज प्रस्तावित है उसकी डीपीआर बन के जो आगे गई हुई है उसको भी तत्काल रूप से सैंक्शन कराने के लिए और उसमें जो जो कार्रवाई करनी है उस पर आगे बढ़ने के लिए कहा है। पुल से होकर रुद्रप्रयाग जिले के कई गाँवों के लोगों की आवाजाही होती है। लोगों के सामने आवाजाही का दूसरा कोई जरिया नहीं है और इसीलिए वो इस जर्जर पुल से आवाजाही का खतरा मोल लेते हैं। मगर सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर इस पुल पर कभी कोई बड़ा हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित टिमरे की रिपोर्ट। और अब खबर अल्मोड़ा से, जहां अल्मोड़ा की बदहाल सड़कों को लेकर विधायक मनोज तिवारी ने नाराजगी जाहिर की, साथ ही सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। मनोज तिवारी ने कहा कि जिले की सड़कों की हालत जर्जर है, मगर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। दबाव बनाने के बाद भी लगातार सरकार उपेक्षा कर रही है मेरी विधानसभा की। और जब मेरे द्वारा कहा गया कि अगर मैं धरना प्रदर्शन करूंगा तो कई क्षेत्रों में पैचिंग वर्क किया गया, डामरीकरण किया गया, लेकिन फिर भी गुणवत्ता की बहुत कमी पाई गई है। मेरी सरकार से मांग है कि गुणवत्ता ना होने पर निश्चित उसके खिलाफ विभागीय ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जहां पर भी गड्ढा है उसको भरने का काम किया जाए, उसको पैचिंग करने का काम किया जाए और हो सके तो उसको डामरीकरण करने का काम किया जाए। और वहीं देहरादून में टोल प्लाजा पर हादसा हो गया। एक ट्रक टोल प्लाजा से आ टकराया और इस दौरान एक युवती घायल हो गई, जबकि कार सवार लोग बाल बाल बच गए। बताया ये जा रहा है कि ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी और इसी दौरान वो अनियंत्रित होकर टोल प्लाजा से जा टकराया। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, टोल प्लाजा पर जब ट्रक अनियंत्रित होकर टकराया उस वक्त एक युवती जख्मी हो गई और टोल प्लाजा पर भी नुकसान पहुंचा है। और वहीं उत्तरकाशी के ज्ञानसू खाद्यान्न गोदाम के क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने खाद्यान्न वितरण में हो रही गड़बड़ी को लेकर सीज कर दिया गोदाम को। बताया ये भी जा रहा है कि जिला पूर्ति निरीक्षक को जब गोदाम में मौजूद सरकारी दस्तावेज दिखाने को कहा गया तो पूर्ति निरीक्षक ने दस्तावेज दिखाने से मना कर दिया और उसके बाद देखिए किस तरीके से वहां पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। दरअसल जब दस्तावेज मांगे गए तो दस्तावेज नहीं थे और उसके बाद इस गोदाम को सील किया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।